सीएम साहब। सीएम साहब, जी हां, राज्य की सत्ता की सबसे ताकतवर कुर्सी का किरदार, जिसकी कलम से जनता की किस्मत लिखी जाती है। लेकिन चूंकि सीएम साहब भी तो इंसान ही ठहरे, उनसे भी कुछ ऐसा हो जाता है जो राजनीति की किताब में दर्ज तो होता है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कार्यक्रम, जिसका नाम है सीएम साहब। सीएम साहब। हम अपने इस खास पेशकश में आपके लिए लाएंगे आपके ही सीएम साहब की अनकही कहानियों को। वो कहानी जो बिल्कुल सत्य होगा, जिसके प्रमाण होंगे, लेकिन आप तक जिसकी पहुंच पक्की नहीं होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसी महिला एमएलसी के बारे में, जिसे एक मुख्यमंत्री 4 बजे भोर में आगोश में लेकर चूमने लगते हैं। यह किस्सा एक किताब से लिया गया है। यह किस्सा बिहार झारखंड के अविभाजित रहने के दौरान का है। यह किस्सा अविभाजित बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय कभी नहीं बना। यह किस्सा सीधे एक लेखिका के आत्मकथा का हिस्सा बन गया। इस किस्से को संभवतः आज की पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। हम बताएंगे आपको कि उस महिला एमएलसी का नाम क्या है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बड़े ही बोल्ड और बिंदास अंदाज में लिख डाली। हालांकि आज ये पुस्तक अगर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने तो न जाने कितने राजनेताओं का पैंट उतर जाए। इसी आत्मकथा से हम आपके लिए कुछ ऐसे किस्से लाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि कैसे उन्होंने अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि कैसे एक महिला एमएलसी जब 4 बजे भोर में कुछ काम के सिलसिले में एक मुख्यमंत्री के आवास में पहुंचती है तो सीएम साहब अचानक उग्र हो उठते हैं। यूं सियासत के साथ सेक्स का घालमेल बड़ा पुराना रहा है। इस आत्मकथा में महिला एमएलसी ने भी अपनी जवानी के दिनों के संघर्ष और राजनीति में सक्रिय होने की छटपटाहट की चर्चा की है। आत्मकथा बहुत ही बोल्ड है, बिंदास है। जैसा मैंने आपको बताया, अपने साथ हुए घटनाओं को, सियासी चर्चाओं को बहुत ही बेबाकी अंदाज में महिला एमएलसी ने सबके सामने परोसा है। बेदर्द समाज के किस्सों को किताब में उकेरा है। कहते हैं ना कि आत्मकथा लिखना, और वो भी सच्चाई और बेबाकी के साथ, बड़ी बहादुरी का काम होता है। उनकी आत्मकथा का नाम आप हुदरी है। आप हुदरी मतलब एक जिद्दी लड़की की कहानी। हालांकि महिला एमएलसी साहिबा अब नहीं रही। आप हुदरी में एक राजनीतिक ट्रेन यात्रा की चर्चा की है। रमनिका गुप्ता नाम है उनका। बिहार के राज्य मंत्री की ओर से झूठ बोलकर उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि केंद्र सरकार की एक कमेटी में उनको मेंबर बना दिया गया है, जिसके चेयरमैन वे खुद हैं। मंत्री अचानक एक दिन रमनिका गुप्ता, यानी जो राजनीति के लिए छटपटाती एक जवान लड़की आप कह सकते हैं, कि घर पहुंचता है। कहते हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं, कमेटी की बैठक है, तुमको भी चलना है। भला एक नौजवान लड़की जो राजनीति में आने के लिए संघर्ष कर रही है, उसे तो मानो वरदान मिल गया। रमनिका उनसे बताती है कि उन्हें तो ऐसा कोई चिट्ठी नहीं मिला। उसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि मैं ही चेयरमैन हूं भाई,
मैं तुम्हें चिट्ठी दे देता हूं, इसमें चिट्ठी पत्री की बात ही कहां से आई? मैं साथ हूं तो फिर चिट्ठी की जरूरत क्या है? वाकई मंत्री जी तो मंत्री ठहरे। रमणिका चूंकि राजनीति में आना चाहती थी तो दिल्ली जाने के लिए सहज तैयार हो गई। मंत्री और बिहार के एक और नेता उनके साथ फर्स्ट क्लास के कूपे में बैठते हैं। अचानक मंत्री जी रमणिका के साथ आदतन प्रेम प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। रमणिका अपनी आत्मकथा में कहती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। ट्रेन से कूदा भी तो नहीं जा सकता, ट्रेन खुल चुकी थी और वो एक तो साथ नहीं थे, वे दो थे। इसके बाद वो दोनों नेता उन्हें रास्ते भर सियासी पाठ पढ़ाने के बहाने प्रेमालाप करते रहे। दिल्ली पहुंचने के बाद बिहार भवन में ठहरने की व्यवस्था थी। रोज सुबह रमणिका मंत्री से पूछती कि बैठक कब होगी, क्योंकि असल में ऐसी कोई बैठक तो होनी नहीं थी। रमणिका कहती हैं कि मंत्री जी मीटिंग तो हुई नहीं। मंत्री जी कहते हैं कि अरे भाई, जब चेयरमैन साथ में है तो मीटिंग की जरूरत क्या है? इस तमाम घटनाक्रम से एक नौजवान लड़की जो राजनीति में आने के लिए उसके अंदर एक छटपटाहट चलते रहती है, वो खिन्न हो जाती है। अपने साथ हुई इस घटना का एक दो जगह जिक्र वो अपनी किताब में करती है। उसके बाद वे इस राजनीति का विद्रूप चेहरा मानकर भूल जाती है। रमणिका गुप्ता अपनी आत्मकथा में लिखती है कि कैसे एक बार पटना में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अब स्थिति यह हुई कि जहां से वो आती थी वहां के नेताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजनीति में बिल्कुल कदम रखने वाली एक महिला को मुख्यमंत्री के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो धनबाद जैसे जगह पे कोल माफिया और अन्य बड़े नेताओं जिनका अपने ढंग की दबंगता थी, बोलबाला था, उनके बीच में हड़कंप मच जाता है। मुख्यमंत्री का आमंत्रण पाकर वे पटना जाती हैं। पटना में मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले ही अपने मन के अंदर चल रहे मानसिक द्वंद्व को भी शब्द दे देती है। वे लिखती हैं कि राजनीति में आने वाली औरतों के लिए जोखिम के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। वे अपनी आत्मकथा में जिक्र करते हुए कहती हैं, केवी सहाय सवेरे सवेरे 4 बजे भोर में उठकर फाइल देखते थे। मुख्यमंत्री का नाम मैंने खोल दिया है, उनका नाम था केवी सहाय। वे लिखती हैं कि 4 बजे भोर में मुख्यमंत्री जी सरकारी फाइल निपटाते थे। उस समय मिलने वालों को बुलाते भी थे, जिनमें औरतें भी शामिल होती थी। 6 बजे के लगभग वे सैर को निकलते थे। रास्ते में पैरवीकार उनसे बातें करते थे, चलते रहते थे साथ में। वे मुख्यमंत्री के पुराने निवास में ही रहते थे, जहां पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहा करते थे। जी, श्री बाबू वहीं रहा करते थे। कभी कभी गंभीर राजनीतिक वार्ताएं भी उसी सैर के दौरान वे किया करते थे। रमणिका गुप्ता ने अपनी मुख्यमंत्री से अपनी मुलाकात का हूबहू जिक्र करते हुए लिखा है, मैं सवेरे 4 बजे मिलने वालों की सूची में थी। मैं गई, फाइलों से सिर उठाकर उन्होंने सराहना भरी नजरों से मुझे देखा। तुम्हारा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, कहते हुए वे उठे। मैं भी खड़ी हो गई। उनका पीए जा चुका था। मेरी तरफ आते हुए हाथ फैलाकर बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुख्यमंत्री जी जाग चुके थे। बिहार का मुख्यमंत्री तुमसे कह रहा है। मैं तो स्तब्ध थी। रमणिका लिखती हैं अपने किताब में कि मैं बिल्कुल स्तब्ध थी कि एक मुख्यमंत्री का पीए बाहर जा चुका है, फाइल निपटा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी फाइल बंद करते हैं, लेकिन अचानक उठते हैं और मेरी तरफ बढ़ जाते हैं।
जाहिर सी बात है। रमणिका लिखती है कि मैं स्तब्ध थी, अचानक मुंह से निकला, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए भवन बनाने के लिए धनबाद में कांग्रेस ऑफिस के बगल वाली जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री तपाक से कह उठते हैं, अर्जी लाई हो क्या? मैंने कहा जी। उन्होंने अर्जी लेकर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जिला परिषद के मंत्री को लिख डाला, जो एक आदिवासी थे। इसके बाद मुख्यमंत्री केवी सहाय रमणिका गुप्ता को एक पत्र देते हुए कहते हैं, जाओ पत्र लेकर राजा बाबू से मिलो, वे तुम्हें बीपीएससी का सदस्य मनोनीत कर देंगे। तुम कांग्रेस पार्टी का काम करो, मेरा मन तो तुमने जीत ही लिया है। मतलब मुख्यमंत्री जी एक महिला नेत्री के सामने हार चुके थे, और वो भी 4 बजे भोर में। ये कहते हुए उन्होंने मुझे आगोश में लेकर चूम लिया। मैं विरोध नहीं कर सकी। रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि मैं विरोध नहीं कर सकी, शायद मैंने विरोध करना नहीं चाहा। जी हाँ, जरा थोड़ा सा शब्दों पर और वाक्यों को समझिए। नेत्री कह रही हैं, लिख रही हैं कि अगर मैं चाहती तो विरोध करती, लेकिन मैंने भी विरोध करना नहीं चाहा। अब थोड़ा आगे देखिए। रमणिका लिखती हैं कि ऐसे भी जीवन में क्षण आते हैं जब अचानक अनअपेक्षित लादे गए एहसानों का एहसास किसी भी ऐसी हरकत को नजरअंदाज करने में सहायक बन जाता है। वाह! राजनीति में ऐसे ही एहसानों में कमी आने पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। रमणिका गुप्ता सियासत में महिलाओं और नेताओं के रिश्तों पर बेबाक टिप्पणी करते हुए कहती हैं, तनावग्रस्त राजनेता महिला कार्यकर्ताओं के शारीरिक सुख पाकर मुक्त होने के एहसान के रूप में लेता है। बदले में राजनीतिक महिलाएं, या यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक महिला कार्यकर्ता सुरक्षा और वर्चस्व के फैसले अपने पक्ष में हासिल करते हैं। रमणिका गुप्ता ने खुलकर वैसे महिलाओं के लिए भी लिखा है जो सिर्फ राजनीति में पैसे या भौतिक उपहारों से संतुष्ट हो जाती हैं, पुरुषों की तरह ही ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाई करती हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि महिलाओं को इन कामों में उनके पति भी मदद करते हैं। वाह! उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की ओर से जो उनके साथ किया गया वह मेरा शोषण था। तो शायद यह गलत बयानी होगी। अब कल्पना कीजिए, आत्मकथा में बाद में वो महिला एमएलसी भी बनी, लेकिन कल्पना कीजिए कि कैसे वो लिख रही हैं बहुत ही बेबाकी अंदाज में कि अगर मैं कहूं कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ तो यह गलत बयानी होगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि राजनीतिक सीढ़ियां पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति को, औरत हो या मर्द, सुरक्षा कवच चुनने होते हैं। मुझे मुख्यमंत्री का सुरक्षा कवच मिल रहा था, शायद ये ज्यादा भरोसेमंद था। छद्म नैतिकता से ये मुझे राज्य मंत्री लोकेश झा या दिलीप जैसे दरिंदों के हाथ में पड़ जाने से बेहतर लग रहा। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि विकल्प के तौर पे अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति मिल रहा हो, यानी राज्य के सत्ता के कुर्सी का सबसे अहम किरदार, सबसे ताकतवर किरदार मिल रहा हो, तो फिर दूसरे के पास या दूसरे के हाथ लगने से क्या फायदा। जो जैसा वो लिख रही हैं कि राज्य मंत्री लोकेश झा, जिनके साथ संभवतः ट्रेन में यात्रा की थी, दिलीप जैसे दरिंदों के हाथ में पड़ जाने से बेहतर लग रहा था, और इसमें स्नेह भी झलकता था। वे आगे लिखती हैं कि हो सकता है इसमें दोनों को एक दूसरे को फायदा नजर आता था, लेकिन यह बिल्कुल व्यापार नहीं होता, कुछ न कुछ लगाव भी रहता है। वाकई अब तो ये करने वाले जाने, क्योंकि आत्मकथा में वो लिख रही है कि इसमें लगाव रहता है। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या था, अब ये तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं रहे, वो भी अगर वो रहते तो बताते, उनसे पूछा भी जाता, चूंकि आत्मकथा बड़ी बात में है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के प्रसंग को पाठकों से कुछ इस तरह से भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इसे समझौता भी कहा जा सकता है, पर समझौता
किससे? इससे मंत्रमुग्धता की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं। जब कोई औरत या पुरुष किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रेमाभिव्यक्ति से अपने को गौरवान्वित समझे, वे इस मुलाकात को कुछ इस तरह भी देखती हैं कि वे आगे कहती हैं कि सभ्यता का पूरा इतिहास ऐसे समझौतों, विरोधों और गौरवानुभूति या अपराध बोधों का दस्तावेज है। मातृसत्ता की समाप्ति के बाद से औरतों की पूरी जिंदगी इस समझौतों के स्वीकार करने और नकारने की हो रही है। ऐसा संबंध जहां कोई उन्हें सरल सुलभ प्राप्य वस्तु मानने लगे, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है, तब वे उसे नकारती हैं, पर सहमति से बने संबंध को प्रेम भी कह सकते हैं। भले समाज उन्हें व्यभिचार की श्रेणी में रखता है, असहमति जरूर बलात्कार बन जाता है। आपने सुना कि कैसे एक महिला नेत्री ने अपनी आत्मकथा में बड़े ही बेबाक और बोल्ड अंदाज में एक मुख्यमंत्री के कारनामों को उजागर किया, लेकिन यहां वो ईमानदार रही या बेईमान रही, यह तय करना आपका काम है। उन्होंने जो लिखा कि इसमें मेरी भी सहमति थी, मैं विरोध करना नहीं चाह रहा था, और ये अगर मैं कहूं कि ये मेरा शोषण है तो गलत बयानी होगा। ये उनका बोल्ड अंदाज है। हालांकि आगे कई किस्से ऐसे हैं। बिहार के एक समाजवादी नेता कैसे उन तक पहुंचने के लिए रात्रि में बेताब हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आऊंगा, तुम ठीक से बन-ठन के रहना। यह अगली किस्त में सीएम साहब से जुड़े कुछ अनछुए, कुछ अनकहे किस्से न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा।